तो चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपन रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सिंपल, यदि मैं आप लोग से क्वेश्चन करूं, क्योंकि आप लोग को मालूम, मुझे मालूम है आप लोगों ने रिफ्लेक्शन 9th या 10th में तो पढ़ा है। तो बच्चों यदि मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूं व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए व्हेन द रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू एनी पॉलिश्ड सरफेस देन इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। दिस phenomena is called reflection. Bouncing of ray light by the polished surface is called reflection. आप अपने तरीके से भी डेफिनेशन दे सकते हैं, पर है सिंपल, when the rays of light strikes to any polished surface then it returns back in the same medium. This phenomena is called reflection. अब यदि मैं क्वेश्चन करता हूँ what are the types of reflection, तो आप लोग को आंसर देना चाहिए there are two types. First regular reflection and second scattered or diffuse reflection. What is the difference between the regular reflection and scattered or diffuse reflection? This is regular reflection. When the rays of light, when the parallel rays of light, when the parallel rays of light strikes to any smooth polished plane surface, then after reflection, reflected rays becomes parallel. This phenomena is called regular reflection. जब किसी स्मूथ पॉलिश्ड प्लेन सरफेस पर पैरेलल रेज इंसिडेंट की जाती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हो जाती हैं, तो इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड स्कैटर्ड और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दिस इज व्हाट रेगुलर रिफ्लेक्शन। टाइप्स, सेकेंड स्कैटर्ड और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो ये फर्स्ट हो गया, और सेकेंड स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरना, स्कैटर्ड और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो देखिए, जब रेज किसी रफ पॉलिश्ड सरफेस पर, डॉटेड सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, इस पर जब रेज इंसिडेंट होती हैं, वो भले ही आपस में पैरेलल है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती हैं। इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं स्कैटर्ड और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। व्हेन द रेज ऑफ लाइट strikes to any rough polished surface, then after reflection reflected rays are scattered. This phenomena is called scattered or diffuse reflection, right? Next बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेसेस। रिफ्लेक्शन by plane surfaces। तो एक्चुअली में भले ये हेडिंग है, पर सही मायने में मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड डेफिनेशंस बताने वाला हूँ आपको, जो कि आप लोग को मालूम है। देखो एक्चुअली में मैं तो जब पढ़ा रहा हूँ तो ये मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं मालूम, मुझे छोटी छोटी चीज़ें बतानी है ताकि फिर बाद में ज़रा आसान हो जाए। तो बच्चों कुछ नहीं, सिंपल, फर्स्ट डेफिनेशन है इंसिडेंट रे। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंसिडेंट रे, तो आपका आंसर होगा द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स टू द पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये रे जो पॉलिश्ड सरफेस को स्ट्राइक करती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है
उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट पर प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और रे जो रिटर्न होती है सेम मीडियम में, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड दिस एंगल, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे मालूम है ये सब डेफिनेशंस आपको पता है। नंबर 1 पर जो मैंने बोला वो इंसिडेंट रे। What is incident ray? The ray which strikes through the polished surface is called incident ray. Point of incidence. The point where the incident ray strikes through the polished surface is called point of incidence. Reflected ray. The ray which returns back in the same medium by the polished surface is called reflected ray. Normal, perpendicular to the plane surface at point of incidence is called normal. Angle of incidence, angle between the incident ray and normal is called angle of incidence. What is R? Angle of reflection. Angle between the reflected ray and normal is called angle of reflection. तो बच्चों ये होगा एक्चुअली में रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेसेस। नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप लोग को ये भी पता है देयर आर 2 लॉज। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? फिर नेक्स्ट इसके बाद मुझे जो डिस्कस करना चाहिए बच्चों, वो आप लोग से डिस्कस करना चाहिए इमेजेस, क्योंकि एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत आसान बना देंगे। तो यदि मैं आपसे पूछूं रिफ्लेक्शन में, हालांकि यही चीज आगे रिफ्रैक्शन में भी ट्रू होगी, बस रिफ्लेक्शन में अपन बोलते हैं जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती वहां इमेज बनती है, और रिफ्रैक्शन में अपन बोलते हैं जहां रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती वहां इमेज फॉर्म होती है। पर अभी छोड़िए, अपन यहां से रिलेटेड बात करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि इमेजेस, रिफ्लेक्शन में इमेजेस हमेशा कहां बनेंगी, तो आपका आंसर होना चाहिए images are always formed at the point where the reflected rays are meet or appear to meet. जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं या अपीयर होती हैं मीट करते हुए, उस पॉइंट पर इमेज बनती है। इसीलिए रिफ्लेक्शन, इसलिए इमेजेस के 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, रियल इमेज एंड सेकंड वर्चुअल और एपरेंट इमेज। तब क्वेश्चन उठता है कि रियल इमेज किसको कहोगे और वर्चुअल और एपरेंट इमेज किसको कहोगे। तो if the reflected rays are really meet, then the form image is called real image, and if the reflected rays are appear to meet, then the form image is called virtual or apparent image. देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये प्लेन मिरर हो गया, यहां पर इसके सामने ये बल्ब है। अब क्वेश्चन उठता है इस बल्ब की इमेज कहां बनेगी, मतलब ये बल्ब ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब एक और क्वेश्चन होता है कि ऑब्जेक्ट कहां रहेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा उस पॉइंट पर माना जाता है जहां पर इंसिडेंट रेज मीट करती हैं। यदि इंसिडेंट रेज रियली मीट कर रही हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, और यदि इंसिडेंट रेज अपीयर हो रही मीट होते हुए तो फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट रेज जहां मीट करती है और इमेज के लिए जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। देखिए अब
जैसे ये बल्ब है, इस बल्ब से मान लीजिए ये रे ऐसी जा रही है और ये ऐसी आ रही है, तो आपको क्लियर दिख रहा है ये दोनों इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर तो रियली मीट कर रही हैं। इसका मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इसको क्या बोलोगे आप? रियल ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी इमेज कहां बनेगी? तो देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, या नॉर्मल ऐसा ड्रॉ होगा। नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे होती है तो हमेशा अपोजिट साइड होती है रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि उसको फॉलो करना रहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल आई उतना एंगल आर। ऐसा तभी पॉसिबल है जब नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे होगी तो अपोजिट साइड रिफ्लेक्टेड रे। इसलिए हमेशा नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे होती तो अपोजिट साइड क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाएगी, यहां पर देख रहे तो ये ऐसा आएगा नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल। नॉर्मल के इस साइड इंसिडेंट रे तो अपोजिट साइड होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब आप देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रेज रियली मीट नहीं करेंगी। इन रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो क्या कभी रियल में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन यदि इन रिफ्लेक्टेड रेज को यदि हम पीछे एक्सटेंड करें तो इस पॉइंट पर अपीयर हो रही है मीट होते हुए, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी यदि आप यहां से देखेंगे। इसका मतलब ये जो P' है वो क्या है? इमेज, इस रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। इसको क्या बोलोगे आप? वर्चुअल और एपरेंट इमेज। वर्चुअल इमेज और एपरेंट इमेज। जनरली तो यही होता है, प्लेन मिरर के सामने आप खड़े रहते हैं तो आपकी इमेज जनरली कैसी बनती है? प्लेन मिरर के पीछे ही बनती है। मतलब सही मायने में मैक्सिमम केसेस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल या एपरेंट बनती है। और इसलिए क्वेश्चन बनता है रियल इमेज से रिलेटेड। रियल इमेज कब बनेंगी? तो देखो आप, यदि यहीं पर मैं ऐसा आपको डायग्राम कर दूं, ये प्लेन मिरर हो गया और इसके सामने बड़ा ऑब्जेक्ट है और उससे ऐसी रेज आ रही हैं, ये ऐसी रेज को बोलते हैं कॉन्वर्जेंट। यदि ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रेज इस पॉइंट पर जाकर कॉन्वर्ज हो जाती, राइट? तो ये जो रेज थी इंसिडेंट रेज, इनको बोलते हैं डाइवर्जेंट। ये डाइवर्ज हो रही थी, लेकिन ऐसी इंसिडेंट रेज है तो इनको क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जेंट। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है एक्चुअली में ये होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन मानी जाएगी। पर कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये रियल ऑब्जेक्ट था और ये मैंने बोला ना, जहां इंसिडेंट रेज मीट करती हैं वहां ऑब्जेक्ट होता है। यदि इंसिडेंट रेज रियली मिल रही तो रियल ऑब्जेक्ट, और इंसिडेंट रेज अपीयर हो रही मीट होते तो फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सेम इमेज के लिए इमेज कहां फॉर्म होती है? Image is always formed at the point where the reflected rays are meet or appear to meet. If the reflected rays are really meet, then the form image is called real image, and if the reflected rays are appear to meet, then the form image is called virtual or apparent image. तो आप देखो, जब ये कॉन्वर्जेंट रेज इस पर इंसिडेंट हुई है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। अब नॉर्मल के इस साइड इंसिडेंट रे तो अपोजिट साइड क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ये इंसिडेंट रे तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल ऐसा आएगा। नॉर्मल के इस साइड इंसिडेंट रे तो अपोजिट साइड क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ इमेज बनेगी। और इस इमेज को आप क्या नेम देंगे? P', और उसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज। ये कैसी बन रही है? रियल इमेज, रियल इमेज। और ये क्या था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब ध्यान दीजिए, हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की क्या बनती है? वर्चुअल इमेज। भाई आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो आपकी इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनती है। आप क्या हो? रियल ऑब्जेक्ट, लेकिन वो दिख रही है वो आपकी क्या है? वर्चुअल इमेज, राइट?
ऑब्जेक्ट तो सामने ही होगा ना। पर यदि ऐसा केस बनता है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भूत का, ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो आप लोग बोलने लगोगे सर ये भूत कहाँ होता है। अब मैं उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सीधी सीधी सी बात है, यदि कॉन्वर्जेंट रेज हैं तो उन वो यदि इंसिडेंट हो रही तो उनकी हमेशा क्या बनेगी, रियल इमेज। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाय प्लेन मिरर रियल इमेज कैन बी फॉर्म व्हेन द इंसिडेंट रेज आर, तो उसका करेक्ट आंसर था कॉन्वर्जेंट। जब इंसिडेंट रेज कॉन्वर्जेंट रहेंगी तो उसकी कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज, केवल एक केस में। बाकी सब केसेस में तो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज। तो फिर रियल इमेज को आप एक्चुअल में ये तो बता ही रहे हो, पर और क्या क्या खासियत होगी रियल इमेज की और वर्चुअल इमेज की, दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होंगे। तो एक डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया, रियल इमेज आप किसको कह रहे हो, वर्चुअल किसको कह रहे हो भाई। व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर रियली मीट देन द फॉर्म इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज, एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर टू मीट देन द फॉर्म इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। एक डिफरेंस। सेकेंड, बाय रिफ्लेक्शन real image is always formed in front of the mirror and virtual image formed behind the mirror. रिफ्लेक्शन में हमेशा वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, और रियल इमेज कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और एक और चीज, रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन। रियल इमेजेस को आप स्क्रीन पर बना सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेजेस को केवल आप देख सकते हैं, बना नहीं सकते, स्क्रीन पर नहीं बना सकते। टॉकीज में जो मूवी देखने जाते हो ना, वो लेंस से जो बनती है वो रियल इमेज है, क्योंकि स्क्रीन पर बन रही है। इस वक्त मैं जो आप लोग को देख रहा हूं, तो आप सबकी जो मेरे रेटिना पर इमेज बन रही है वो रियल इमेज है, या आप लोग मुझे देख रहे हैं तो आपकी रेटिना के ऊपर जो मेरी इमेज बन रही है वो भी कैसी है, रियल इमेज, क्योंकि रेटिना मतलब स्क्रीन। तो दोज इमेजेस विच कैन बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन are called real image, and those images which cannot be formed on the screen are called virtual or apparent image. ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत बड़ा खेल है उसका, वो आपको आगे समझ में आएगा, बहुत सारी जगह समझ में आएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में समझ में आएगा, बहुत सारी थ्योरी में आएगा। क्लियर? तो बच्चों ये अपन ने भी छोटे छोटे से ये कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट मेरा आपसे डिस्कशन है कि मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब इसको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी क्लास में यहाँ बच्चे बैठे हैं और कुछ आपस में डिस्कस करके बोल रहे ये तो अपन ने पढ़ा है, तो चलो पढ़ा है तो फिर बताओ, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बोलेंगे हमने पढ़ा है। काहे का पढ़ा है यार, हमको मालूम है तुम्हारे कुछ नहीं थे कॉन्सेप्ट। अभी देखो तुम क्वेश्चन में पूछना चालू कर रहा हूँ, जवाब नहीं मिलेंगे, बोलोगे सर अच्छा हुआ आपने पढ़ा दिया। अब मुझे ये बताओ, जो इमेजेस बनती हैं प्लेन मिरर से उसका क्या नेचर होता है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ये है। तो देखो यहां पर यदि ये मान लीजिए सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये प्लेन मिरर सपोज ऐसा है, चलो, और इसके सामने यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन है, अच्छा बच्चों ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये ऐसा मैंने बनाया और ऐसा, ये अपन प्लेन मिरर का डायग्राम ऐसा क्यों बनाते हैं, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। प्लेन मिरर कैसे बनता है, थोड़ा सा जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड फिर मैं स्फेरिकल मिरर पर भी आऊंगा। बहुत सिंपल है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास देखा होगा आपने, अपने घर की खिड़की में लगा रहता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार दिखता है, वैसे ही ग्लास इस टाइप से। यदि उसको साइड व्यू दिखाऊंगा तो ऐसा दिखेगा ना, लाइन दिखेगी ना, लाइन, ये लाइन बनी है, मतलब इसका मतलब यहां पर दो सरफेस होगा, एक ये वाला और एक ये वाला।
तो इन दोनों में से किसी भी एक सरफेस पर यदि हम लोग सिल्वर पॉलिश या निकल पॉलिश कर दें और फिर यदि हम इस पर किसी पैंट की, जनरली ब्राउन कलर यूज करते हैं, ब्राउन पैंट क्योंकि वो डार्क रहता है ना, इसलिए उसकी कोटिंग कर दें, तो जो अपोजिट फेस है वो बिहेव करेगा एज ए रिफ्लेक्टर, क्योंकि अपोजिट फेस पर जब रेज जाएंगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर आने लगेंगी, पार नहीं आ पाएंगी। ऐसे बनाते हैं प्लेन मिरर। तो इसमें ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से जो डॉटेड बताते हैं वो एक्चुअली में क्या हुआ है, उस साइड सिल्वर पॉलिश कर दी गई और फिर उसके ऊपर ब्राउन पैंट की कोटिंग कर दी गई। आपने कभी देखो प्लेन मिरर टूटा होगा तो देखा होगा आपने, कभी मिरर टूटता है तो आप लोग देखते हो ना एक सरफेस कैसा निकलता है, तो वैसे बना है प्लेन मिरर। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि यदि प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है उसमें क्या नेचर होता है, ये आपको समझना जरूरी है। और आप देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी आपको तुरंत समझ में आएगी बात। जैसे मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इस प्लेन मिरर में इमेज कहां बनेगी? तो जनरली आर्ट्स के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, उनसे पूछा जाए कि भाई प्लेन मिरर के सामने मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्टेंस पर है, तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी, कितने पीछे? तो वो जनरल बोलेगा कि ऐसा लगता है यार 5 मीटर पीछे ही बनेगी। वो बोलेगा लगेगा, और आप लोग नहीं 5 ही मीटर पीछे बनेगी, आप प्रूफ कर सकते हो। तो हमेशा प्लेन मिरर के सामने एग्जैक्टली जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है, सेम डिस्टेंस बिहाइंड क्या बनती है, उसकी इमेज। क्यों बनती है उसका रीजन समझो। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट P है, तो अपन को मालूम है एक रे अपन इस पर ऐसी इंसिडेंट कर सकते हैं और एक रे ऐसी इंसिडेंट करते हैं, क्योंकि अपन ने बोला है इमेज हमेशा कहाँ फॉर्म होती है, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म एट द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट और अपीयर टू मीट। इमेज हमेशा उस पॉइंट पर बनेगी जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। तो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करने के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज तो होनी चाहिए भाई, 2 रिफ्लेक्टेड रेज ही तो मिलेंगी। कोई अकेले से मिलता है क्या? कोई अकेले से बात, हालांकि ये एग्जाम्पल गलत हो गया, सॉरी, बात करने के लिए मैं बोल रहा था कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो अब मुझे लगा कि शायद एग्जाम्पल गलत हो गया, क्योंकि आजकल तो मैं रोड पे देखता हूँ लोग वक्त बात करने के लिए 2 लोग की जरूरत नहीं रहती है, अकेले में बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं, फोन लगाए रहते हैं, ईयरफोन, और उसके बाद पता नहीं किससे बात करते रहते हैं। जब गौर से देखो तो समझ में आता है कि अच्छा ईयरफोन लगाया है इसलिए बात करें, नहीं तो ऐसा लगता है पागल टाइप चले जा रहे हैं, बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं। तो आजकल तो लोग अकेले से भी बात करते हैं। पर मिलने के लिए तो भैया कम से कम 2 लोग चाहिए। तो जब रिफ्लेक्टेड रेज, अपन बोल रहे हैं इमेज कहाँ बनती है, जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, तो मिनिमम कितनी रिफ्लेक्टेड रेज होनी चाहिए? 2। अब 2 रिफ्लेक्टेड रेज तो आपको तभी मिलेंगी जब 2 इंसिडेंट रेज हो। तो 2 इंसिडेंट रेज कौन सी आप डिसाइड करोगे? तो एक इंसिडेंट रे ये डिसाइड कर लीजिए, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, और एक ये जो आपने ये बल्ब में मान लीजिए, तो इससे जो रेज आ रही है ये वाली, उसके लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये नॉर्मल हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है वो किस डायरेक्शन में जाएगी? सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी, रिट्रेस करेगी सेम पाथ को, मतलब आप ये बोल रहे हैं इसी डायरेक्शन में जाएगी जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? बोलो। जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 की 90? 90। कुछ लोग 90 बोल रहे हैं, कुछ लोग 0 भी बोल रहे हैं। जो लोग 0 बोल रहे हैं उनका आंसर सही है, जो 90 बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है यदि रे ऐसी गिर रही है तो नॉर्मल ये होगा, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि ऐसी रे इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? कम हो गया। और यदि ऐसी जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? और कम हो गया।
लेकिन अब नॉर्मल के ही डायरेक्शन में है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या माना जाएगा? जीरो। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस वाली सिचुएशन में एंगल सबसे ज्यादा है, और इस वाली सिचुएशन में नॉर्मल के साथ में एंगल ही नहीं बना रही नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? जीरो। और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो बाय लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए? जीरो। इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, और इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी और सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी। मतलब ये बल्ब से एक रे ऐसी आ रही थी तो वैसी जाने लग गई और एक वैसे आ रही। आपको क्लियर दिख रहा है? दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऐसी जा रही है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। रियली तो मीट नहीं करेंगी, लेकिन यदि हम इनको पीछे एक्सटेंड कर दें, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दें, तो इस पॉइंट पर अपीयर हो रही है मीट होते हुए। मतलब ये क्या होना चाहिए? इस ऑब्जेक्ट पी की वर्चुअल इमेज। तो जब अपन ने बोला नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट तो अपन को मिल गया, जो इमेज है वो कैसी फॉर्म होती है? वर्चुअल, पहली बात। दूसरा, यहां से देखो आपने ये रे ऐसी इंसिडेंट की थी, ये नॉर्मल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होगा। अब यदि ये आई है तो ये एंगल भी आई होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, और ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी रे को अपन ने पीछे एक्सटेंड किया, तो ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है यहाँ भी ये नॉर्मल, तो ये तो सेम एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यदि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें, कौन सा ट्राइंगल? सपोज इसको पी ए, ये बी, ये एन, और इसको मान लीजिए मैंने एस बोला है। तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ट्राइंगल पी एस ए और ट्राइंगल पी डैश एस ए। कौन से ट्राइंगल मैं बोल रहा हूं आपको? दो ट्राइंगल यहां दिखा रहा हूं, बहुत जरूरी है बच्चों ये समझना। ट्राइंगल पी एस ए सिमिलर है ट्राइंगल पी डैश एस ए के, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। रीजन उसका, भाई ये एंगल आई और आर इक्वल होंगे बाय लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसमें से एक एंगल आई बता रहे हो, आप एक एंगल को आर बता रहे हो, और आपको मालूम है बाय लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर तो इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल। इसके अलावा आपको मालूम है आपने परपेंडिकुलर मतलब ये 90, और ये भी एंगल कितना हुआ? 90। मतलब दोनों ट्रायंगल के एक एक एंगल ये 90 90 है, सेकंड जो एंगल है वो भी क्या है? 90 90 है। और ट्रायंगल की तो प्रॉपर्टी है, कभी भी ट्रायंगल में टू ट्रायंगल्स के टू एंगल्स इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल थर्ड जो है वो भी इक्वल होंगे, एंगल थर्ड इज इक्वल टू एंगल। ए प्रॉपर्टी लग गई, एंगल एंगल एंगल। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो कभी भी ये दोनों ट्रायंगल जब हमने प्रूव कर दिया सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल की साइड सपोज अपन ने लिखा PS, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? P डैश S। अब फर्स्ट ट्रायंगल की साइड सपोज हमने लिखा ऐसे, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड यही ऐसे होगी, कॉमन साइड। तो क्या लिखोगे आप? ऐसे अपॉन ऐसे। तो आपको क्लियर हो गया, ऐसे ऐसे तो कैंसिल होकर 1 हो गया। तो PS इज इक्वल टू क्या लिख दिया? P डैश S। मतलब आपने प्रूफ कर दिया। व्हाट इज PS? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर। व्हाट इज P डैश S? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। इसका मतलब है कि प्लेन मिरर के सामने यदि ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? 5 मीटर बिहाइंड।
तो सेकंड प्रॉपर्टी जो नेचर में आपको बता रहा था, नेचर, उसमें फर्स्ट मैंने प्रूफ किया कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल हो रही है। सेकंड मैंने प्रूफ किया P डैश S इज इक्वल टू PS। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू S डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों, जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वो इमेज का राइट साइड होता है। यदि मान लीजिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, आप लोग के यहां सामने वॉल दिख रही है, यदि ये पूरी वॉल मिरर सरफेस होती और यदि मैं इस हाथ को उठाता, घड़ी वाला हाथ, तो इसी की इमेज बनती। लेकिन मेरे साइड से लेफ्ट साइड है, जो इमेज दिखती है आपको ऐसी दिखती इस साइड, मतलब इमेज के साइड से क्या हो गई, राइट साइड। तो इमेज क्या हो गई, लेटरली इन्वर्टेड। दस द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इट इज लेटरली इन्वर्टेड। इसीलिए तो देखो आप, एम्बुलेंस जो रहता है उल्टा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जब आप कोई एम्बुलेंस पीछे से आती रहती है, जो फ्रंट कार है उसमें जो ड्राइवर का साइड मिरर लगा हुआ है, उसमें जब वो देखे तो उसको सीधा दिखाई दे एम्बुलेंस, राइट। क्योंकि इमेज कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड। तो थर्ड पॉइंट ये हुआ, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब the left hand side of object is seen in right hand side in image। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है बच्चों, ये प्रैक्टिकल बेसिस पर है, रे ऑप्टिक्स के बेसिस पर हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं। हमेशा प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होती है। मतलब h डैश इज इक्वल टू ऑफ h। व्हाट इज h डैश, हाइट ऑफ इमेज, एंड व्हाट इज h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फोर प्रॉपर्टीज जो हैं मिरर फॉलो करता है। कौन कौन सी फोर प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं? फर्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इट शुड बी वर्चुअल। केवल एक केस में रियल बनती है, वो भी मैंने बताया आपको, वहां क्वेश्चन बनता है जब इंसिडेंट रेस कैसी हो, कॉन्वर्जेंट। अदरवाइज हर केस में प्लेन मिरर से कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज, बिहाइंड द मिरर बनती है ना। Second, distance of image is always equal to distance of object. Third, image is laterally inverted. And fourth, height of image is always equal to height of object. अच्छा एक चीज बताओ, ये जो मान लीजिए ऐसा क्लासरूम है ना, और इसमें यहाँ पर मान लीजिए पूरा अपन ने इस वॉल को मिरर सरफेस कर दिया, और सामने यहाँ पर वॉल पर एक क्लॉक जो है वो हैंग कर दी, वॉल क्लॉक। अब उसके डायल जो है उस पर मार्किंग है, न्यूमरल्स नहीं है, 1 2 3 नहीं लिखा है, मार्किंग है। मार्किंग आप समझ गए, ऐसी वाली क्लॉक, नंबर नहीं लिखे 1 2 3, बस मार्क है। और उसमें जो टाइम है वो एक्चुअल में मिरर में दिख रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है कि इमेज जो दिख रही है मिरर में, उसमें टाइम हमको दिख रहा है 7:40। बता सकते हो क्लॉक में रियल टाइम कितना हुआ होगा? 5:20 है ना। देखो आपका आंसर गलत है। अब देखो आप ऐसे दिमाग लगाओगे तो देखो इसमें गलती होने के कितने चांस बढ़ गए। आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जो मैंने क्वेश्चन दिया सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और यदि आप ऐसे लगाओगे देखो गलत आंसर हो गया, और एक का नहीं कईयों ने बोल दिया एक साथ, माइनस मार्किंग हो गई। और जबकि कॉन्सेप्ट को यदि आप पकड़ लो तो गलती नहीं होगी। मुझे ये बताओ, स्केल है और स्केल पर पूरी मार्किंग है 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कोई पॉइंट है या रॉड है, उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। यदि आपने 0 से मेजर की तो 8 सेंटीमीटर है ना। एंड से यदि मैं बोलूं वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा, 2 सेंटीमीटर। क्या किया आपने, 10 - 8 कर दिया, उल्टा कर दिया ना।
तो ऐसे ही आपको मालूम है जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी हो, लेटरली इन्वर्टेड। तो यदि एक्चुअल क्लॉक में यदि हम टाइम बोल रहे हैं क्लॉकवाइज चलेगा तो इमेज में कैसा टाइम चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। भाई जो आपका मान लीजिए सेकंड हैंड, यदि ये वाला जो सेकंड हैंड है मान लीजिए यहाँ पर है तो अपने को इमेज में भी यही दिखेगा, लेकिन मान लीजिए सेकंड हैंड की जो पोजीशन है यहाँ पर है, ऐसी दिख रही है, तो इसमें कहाँ दिखेगी, ऐसी दिखेगी ना। मतलब यहाँ पर आपको मालूम ये 12 है और ये 3 है, ये 12 है और ये कितना दिखेगा 9। तो यदि यहाँ 3 पर जा रहा है तो यहाँ कैसे जा रहा है, 9 पर, अपोजिट चल रहा है ना। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे क्या था, इमेज में टाइम मैंने कितना बोला था 740, रियल टाइम पूछ रहा था मैं आपसे। आपको क्या करना था कि भाई जो चीज ऐसी चल रही है आपको अपोजिट बताना है, तो 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दो अपोजिट लाने के लिए। तो आप क्या करते, 12 माइनस 740 कर देते। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि मान लीजिए सपोज स्केल पर यहाँ कोई पॉइंट है जो 8 सेंटीमीटर पर है, स्टार्टिंग से 8 और यहाँ पर अपने ये 10 सेंटीमीटर। तो मेरा स्टार्टिंग से दी एंड पर 8 पर है, तो इस साइड से यदि आपसे पूछो कितने डिस्टेंस पर होगा तो आपका आंसर होगा 10 माइनस 8, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप ऐसे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आपको 12 आवर्स लिखा हुआ है, 1 आवर को यहाँ कैरी करोगे तो यहाँ कितना जाएगा 60 और यहाँ क्या जाएगा 11। 12 आवर्स को आप क्या लिख सकते हो 11 आवर्स 60 मिनट्स। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 माइनस 20 आ गया, 11 माइनस 7 कितना हो गया 420। तो एक्चुअली में सही आपका आंसर क्या होना चाहिए था 420। लेकिन आप जिस बेस इससे करते, ऐसा मुझे समझाने में टाइम लगा, पर यदि आप एक बार समझ गए तो खट से निकाल लोगे, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो ना हुआ क्या, मैंने बोला आपको टाइम, इमेज में टाइम कितना बोल रहा हूँ मैं 740। तो 740 का मतलब ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो 740 का मतलब मिनट हैंड जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, बिटवीन 7 and 8। और आवर हैंड कहाँ पर होना चाहिए, बिटवीन 7 and 8। और मिनट हैंड कहाँ होना चाहिए 740, मतलब 8 पर, ये ऐसा, ये इमेज में। और ऑब्जेक्ट में जब आप देखोगे तो 9 वाली चीज कहाँ दिख रही है 3 पर, 8 वाली चीज कहाँ दिखेगी 4 पर, 7 कहाँ दिखेगा 5 पर। तो इसका मतलब है ये जो आवर हैंड था बिटवीन 7 and 8 था, यहाँ पर कहाँ रहेगा बिटवीन 4 and 5। और यदि ये 8 पर था मिनट हैंड, तो अब यहाँ पर कितना रहेगा 4 पर। तो इस टाइम को आप क्या रीड करोगे 320 बोलोगे ना, 420 बोलोगे ना, 420, 4 को क्रॉस करें 420। पर इतना सब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे यहां पर टाइम 740 तो अपोजिट कर लो, 12 सब्ट्रैक्ट कर लो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें अपने को करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आप लोग से है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट हाइट ऑफ प्लेन मिरर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फुल इमेज ऑफ ए मैन। बताओ टॉपर बोल रहा था ना सर, ये हमारी क्लास का टॉपर है तो सब बनता है, बताओ हमको व्हाट इज द शॉर्टेस्ट हाइट ऑफ प्लेन मिरर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फुल इमेज ऑफ ए मैन। कोई मैन अपनी फुल इमेज देखना चाहता है तो मिरर की शॉर्टेस्ट हाइट कितनी होनी चाहिए है, हाफ। कितना बोल रहे हो, आधे में दिख जाएगा उसको फुल इमेज, कैसे, सेम हाइट होना चाहिए। हाँ हाँ वेरी करती रहेगी। ये बोल रहा है सर पता ही नहीं कितना, क्योंकि डिस्टेंस चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा फिर। और बोलो भाई,
बोलो लड़की रोज मिरर देखती हो? उसको क्या घूर के देख रही हो? तुम भी तो देखती हो, तुम भी बताओ। भाई शोरूम में तुम लोग जाते हो, पूरी वॉल पर मिरर लगा रहता है, उसके सामने खड़े हो जाते हो, फुल इमेज दिखती है आपकी। यदि मान लो उस मिरर को शॉर्ट करते जाएं, कट करते जाएं, एक मिनिमम हाइट आएगी जिसमें आप अपनी फुल इमेज देख लोगे, लेकिन उससे शॉर्ट करेंगे फिर नहीं दिखेगी। आप लोग प्रैक्टिकली देखते तो फेस मिरर जो होते हैं ना, उसमें आपको अपना फेस दिखाई देता, पूरी हाइट कहाँ दिखाई देती। एक चीज ध्यान रखना, जो पूरी वॉल पर मिरर भले ही वो लगा है, पर आपकी फुल इमेज जो बन रही है वो मिरर की एक शॉर्टेस्ट हाइट से ही बन रही है, बाकी का पूरा मिरर फालतू है। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, समझो बात को। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हल्ला कर रहा हूं, मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये अपनी फुल इमेज देखना चाहता है, तो मेरा आपसे कहना है कि यदि ये फुल हाइट देखना चाहता है ए बी, तो ये मिरर की शॉर्टेस्ट हाइट होगी। मतलब ए से जो रे है वो इस कॉर्नर पर स्ट्राइक करना चाहिए और यहां से रिफ्लेक्ट करके कहां आनी चाहिए, टुवर्ड्स आई, तब इसको ए पॉइंट दिखाई देगा। और बी से जो रेज है वो इस कॉर्नर पर स्ट्राइक करे और यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहां आनी चाहिए, आई पर। यदि ऐसा होगा तो इस व्यक्ति को अपनी फुल इमेज दिखाई देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसी पे क्यों और यहां क्यों नहीं? भैया देखो, आप जरा सोच के देखो, ये था आपके शोरूम का मिरर बड़ा वाला पूरा, ये फालतू लगा हुआ है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला कोई मतलब का नहीं है। आपको तो यदि मेरी बात समझ में आ जाए तो वो एक कटर होता है जिसमें सामने डायमंड वो पकड़ के ले जाना, जेब से नापना, नीचे से वहाँ शोरूम पे खड़े हो जाना उसके सामने, पहले आप अपनी हाइट नाप लेना और फिर इतना पोर्शन कट कर देना, ऊपर वाला कट कर देना, बोलना फालतू लगा है मिरर, और बोलना देखो हम खड़े हैं अभी भी दिख रही इमेज, फालतू तुमने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए। हाँ देखो, आप जरा सोच के देखो आपको एक बात तो ये समझ में आ गई कि ए पॉइंट दिखने के लिए बहुत जरूरी है कि रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए, टुवर्ड्स आई, और बी पॉइंट दिखने के लिए रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा का कोई मतलब ही नहीं है। यदि ये नहीं भी होता तो भी इस व्यक्ति को अपनी फुल इमेज तो दिखाई देगी। देखो ना, आपने अपने इतना मिरर कट कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये लड़की क्या कर रही है? अब यदि इससे छोटा करोगे तो क्या होगा भाई? इससे छोटा आपने मान लीजिए और कट कर दिया तो फिर तो ए से जो रे ऐसी आएगी, ये इस तरीके से आएगी, और यहां पर इंसिडेंट होगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, बढ़ गया। पहले जो था जितने नॉर्मल पे यहां पर इंसिडेंट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0, और नॉर्मल से जितने दूर जाकर स्ट्राइक करेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा। तो आप यदि इतना पोर्शन कट कर दोगे तो पहले जो रे थी वो कम एंगल पर इंसिडेंट हो रही थी और रिफ्लेक्ट होकर आई पर आ रही थी, आपने ये कट कर दिया तो अब रे ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो यहां आएगी, यहां थोड़ी आई है, तो उसको दिखेगा नहीं, ए पॉइंट दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए पॉइंट दिखने के लिए मैंने आपको फिलहाल ये तो प्रूफ कर ही दिया है कि मिरर की शॉर्टेस्ट हाइट इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये मिरर की कौन सी हाइट है, शॉर्टेस्ट हाइट, इससे कम नहीं। तो फिर यह हाइट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो देखो बिल्कुल अभी ये जो मैंने आपको प्रूफ किया था ना सिमिलर, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। ये मान लीजिए मिरर की शॉर्टेस्ट हाइट है एम डैश, और हमने मान लीजिए ये जो इसकी मैन की हाइट थी इस पर एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नेम दे दिया एम एन, और एम डैश से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नेम दे दिया एम डैश एन डैश। अब आप देखें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं,
इसलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ पास में मत बैठा करो। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर पता चला पढ़ाई चले जा रही है, ना उसके चेहरे पे कुछ लिखा ना तुम्हारे चेहरे पे कुछ लिखा, कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं। भैया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देखो ना इसमें से ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल एंगल ऑफ, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर कैसे होते हैं, इक्वल। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना हुआ 90, और ये भी कितना हुआ 90, तो डेफिनेटली बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब इन दोनों ट्रायंगल की क्या प्रूफ कर दिया मैंने, ऑल इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं, इक्वल। मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हुए, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल की साइड सपोज अपन ने ली AN, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, NE। तो अपन बोल सकते हैं इसके बेसिस पर AN अपॉन NE इज इक्वल टू, फिर ये देखिए NM कॉमन साइड NM, तो सेकंड ट्रायंगल की भी यही कॉमन साइड करस्पॉन्डिंग साइड होगी। ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, मतलब आपने प्रूफ किया AN इज इक्वल टू NE, राइट। जैसा यहां पर प्रूफ किया वैसे ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। सेम रीजन, सेम रीजन, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल क्या होगा I, और ये एंगल क्या होगा R। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी 90 और ये भी 90। अब इन दोनों ट्रायंगल में 2 इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो बचे हुए थर्ड एंगल्स जो होंगे ये भी इक्वल होंगे। दोनों ट्रायंगल्स के ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल की मान लीजिए मैंने साइड ली NB, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी EN डैश। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसके बेसिस पर, इन दोनों के बेसिस पर क्या बोल सकते हैं, बोलो, EN डैश अपॉन सेकंड एंगल की करस्पॉन्डिंग साइड बोलो N डैश B इज इक्वल टू, इसकी और इसकी दोनों की कॉमन साइड क्या है, N डैश M डैश अपॉन N डैश M डैश, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो आपने प्रूफ कर दिया EN डैश इज इक्वल टू N डैश B। अभी फिलहाल ये कंडीशन निकाली है। अब आप बता सकते हो कि इस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है बच्चों, यदि मान लीजिए, ये नोट आउट करना था क्या, तो बच्चों इस मैन की हाइट के बारे में बात करो, तो मैन की हाइट जो है वो AB है। इस AB को आप, ये नहीं आने वाला आप लोगों को 12th में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट्स में चाह रहा हूँ क्लियर कर दूँ आपको। इस मैन की पूरी हाइट की बात करो AB, इसको आप टुकड़ों में कैसे लिख सकते हो, AN प्लस NE, बोर्ड पर देखो सब लोग, AN प्लस NE प्लस EN डैश प्लस N डैश B। तो क्या लिख सकते हो इसको, AN प्लस NE प्लस EN डैश प्लस N डैश B, ऐसा लिख सकते हो आप। अब इसी में देखो आप वैल्यू रखोगे तो AB इज इक्वल टू, आपने ये प्रूफ किया है AN इज इक्वल टू NE, ओ भैया, और सेकंड आपने प्रूफ किया EN डैश इज इक्वल टू N डैश B। तो AN की जगह आप लिख सकते हो NE प्लस NE प्लस EN डैश प्लस, इस N डैश B की जगह आप क्या लिख सकते हो, EN डैश, राइट। आप देखो AB इज इक्वल टू क्या प्रूफ कर दिया, ट्वाइस ऑफ NE प्लस EN डैश, क्योंकि ये भी 2NE था, ये भी 2EN डैश है, 2 निकाल दिया कॉपी। अब आप देखो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ, ये NE प्लस NN डैश को आप क्या लिख सकते हो, NN डैश, NE प्लस EN डैश, इसको क्या लिख सकते हो आप, NN डैश। और आपको दिख रहा है ये NN डैश जितना है उतना ही क्या है,
mm डैश, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना आपने, तो आप इस nn डैश की जगह क्या लिख सकते हो, mm डैश। इसका मतलब AB अपॉन 2 इज इक्वल टू mm डैश। मतलब मैंने डायग्राम के बेसिस पर ये प्रूफ किया था कि ये मिरर की कौन सी हाइट है, शॉर्टेस्ट हाइट, और इस शॉर्टेस्ट हाइट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो मैन की हाइट की जस्ट हाफ। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपनी 6 फीट हाइट बता रहा है और बोलता है मैं अपनी फुल इमेज देखना चाहता हूं, तो मिरर की शॉर्टेस्ट हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आपको तुरंत आंसर देना चाहिए भैया 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 फुट का खरीद ला मिरर और सामने खड़े हो जा, फुल इमेज दिखेगी। लेकिन अब वो बोलते ना बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब उसकी हाइट तो ज़्यादा अकल ही नहीं है, वो तो पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट। उसने खरीद तो लाया 3 फीट का, ज़मीन पर रख दिया और खड़े हो गए, अब तो दिख नहीं रही है। अरे भाई फुल इमेज दिखने के लिए मिरर को प्रॉपर पोजीशन में लगाना पड़ेगा, ऐसा लगाना पड़ेगा कि इस ए से जो रे जाए वो यहाँ टकराए, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ है, आई पर, और बी से जो रे जाए एम पर जाकर एम डैश पर टकराए और यहाँ से टकरा के कहाँ पर जाए, आई पर। मतलब इस पोजीशन में लगाना पड़ेगा, तो उसको आपको प्रॉपर पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो प्रॉपर पोजीशन क्या होगी देखो, तो ये ग्राउंड हो गया है ना, और ये शॉर्टेस्ट हाइट वाले मिरर की पोजीशन ये चाहिए, मतलब मिरर की लोएस्ट एज की ग्राउंड से हाइट ये होनी चाहिए एम डैश जी। ये एम डैश जी की वैल्यू कितनी होगी, तो इस मैन की जो आई लेवल है उसकी ग्राउंड से हाइट देखो, इस मैन के आई लेवल इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी दिख रही है आपको, ईबी, ईबी दिख रही है। इस ईबी को आप क्या लिख सकते हो, ई एन डैश प्लस एन डैश बी। इस ईबी को आप क्या लिख सकते हो, ई एन डैश प्लस एन डैश बी, और आपने ये प्रूफ किया है ई एन डैश इज इक्वल टू एन डैश बी, मतलब ई बी इज इक्वल टू ई एन डैश की जगह आप लिख सकते हो एन डैश बी प्लस एन डैश बी। अब ये जाएगा ई बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन डैश बी, मतलब ई बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये एन डैश बी किसके इक्वल है, एम डैश जी के इक्वल है, तो आप यहां लिख सकते हो एम डैश जी। इसका मतलब ई बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ऑफ एम डैश जी। मतलब ये जो आपने शॉर्टेस्ट हाइट का जो उसको मिरर खरीदवाया ना, उस मिरर की जो लोएस्ट स्टेज है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इस मैन का जो आई लेवल की हाइट है ग्राउंड से, उस हाइट की जस्ट हाफ। तो ये क्वेश्चन देखो जो मैं बता रहा हूं, जनरली ये क्वेश्चन आता है इस टाइप से, आपको पूछा गया क्वेश्चन है, मैन की हाइट थी 1.8 मीटर और उसकी जो आईज थी सिर से 10 सेंटीमीटर बिलो, मतलब इस मैन की हाइट क्वेश्चन में गिवन थी 1.8 मीटर और आई की हाइट जो थी वो ग्राउंड उसके हाइट से जस्ट 10 सेंटीमीटर बिलो, और आपसे पूछा गया था मिरर की शॉर्टेस्ट हाइट और मिरर की पोजीशन। तो मिरर की शॉर्टेस्ट हाइट तो आप तुरंत ही बता सकते हो, मैन की हाइट की जस्ट हाफ, 1.8 डिवाइडेड बाय 2 0.9 मीटर, मतलब यदि 0.9 मीटर का यदि मिरर हो तो उसको इस मैन को अपनी फुल इमेज दिखेगी। पर इस मिरर को कहां लगाना पड़ेगा, इस मिरर की जो लोएस्ट एज है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जितनी इसकी आई लेवल की हाइट है ग्राउंड से उसकी हाफ, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 1.8 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1.7 बचा, 1.7 डिवाइडेड बाय 2 0.85, मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट पर 0.85, यहां तक नापना पड़ेगा, उसके बाद फिर मिरर को यहां पर टांगना पड़ेगा, उसके बाद यदि ये व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो इसको अपनी फुल इमेज दिखेगी। समझ गए हैं, क्लियर। तो बच्चों
ये मेमोरी में रखिए, shortest height of plane mirror for the formation of full image of a man should be half of height of a man, right? And the position lowest edge of the shortest mirror from the ground, height of lowest edge of shortest mirror from the ground, it is equal to half of height of eye level of a man from the ground. ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, right?